नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने प्रवृत्ति हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना था। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे वैदिक काल के बारे में। ठीक है, अब हमने देखा था कि 1900 BC के आसपास हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। उसके बाद इसके अवशेषों पर एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। उस संस्कृति का नाम हमने क्या रखा? प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति रखा। उसके पश्चात 1500 BC के आसपास भारत में एक नवीन सभ्यता का जन्म हुआ और उसका नाम क्या था? वैदिक काल। अब इसे वैदिक काल क्यों कहते हैं? इसे वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय के इतिहास के बारे में जानने का जो हमारे पास सबसे बड़ा स्रोत है वो उस टाइम पीरियड में लिखा गया वेद है ना। इन वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके अलावा इनसे जुड़ी हुई उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ। तो इन ग्रंथों के आधार पर ही इस काल का इतिहास लिखा गया है। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड कब चालू होता है? 1500 BC से लेके 600 BC तक का जो टाइम पीरियड है उस इतिहास में वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अब वैदिक काल के बारे में अध्ययन के लिए हमारे पास दो प्रकार के स्रोत हैं, है ना, एक पुरातात्विक और साहित्यिक। हड़प्पा सभ्यता तक हमने देखा था कि वहाँ पर भी हमारे पास दो टाइप से स्रोत थे, मतलब पुरातात्विक स्रोत भी थे और लिखित साक्ष्य भी थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के साथ दिक्कत ये है कि अभी तक उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसके बारे में हमने अपने पुराने वीडियो लेक्चर में विस्तृत रूप से चर्चा किया है। लेकिन अब वैदिक काल में क्या होता है कि हमारे पास जानने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हैं। वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1500 से 600 BC है, जैसा कि मैंने बताया। इस काल विशेष को हम दो भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC से लेकर 1000 BC है और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 BC से 600 BC है। अब इसे ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में क्यों बांटा गया? क्योंकि इस काल के बारे में हमारे पास जो जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत है वो ऋग्वेद है, और इस समय उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके अलावा उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हम ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में जानने के लिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास दो प्रमुख स्रोत होंगे, एक तो पुरातात्विक स्रोत होगा और दूसरा कौन सा होगा? आपका साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में हम किसको ले लिए? ऋग्वेद को ले लिए। और पुरातात्विक स्रोत में हम किसको लेंगे? चित्रित धूसर मृदभांड को। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड को, मतलब इतिहासकारों को यह मानना है या आर्कियोलॉजिस्ट का या पुरातत्ववेताओं का यह मानना है कि इस समय के लोग, मतलब ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे। और वो दिखता कैसे था उसको भी देख लेते हैं अपन। वो इस तरह से नजर आता था। इसे इंग्लिश में पेंटेड ग्रे वेयर भी कहा जाता है। तो इस तरह के बर्तनों का जो संबंध है वो जोड़ा गया है किसके साथ? ऋग्वैदिक काल के साथ। मतलब ऋग्वैदिक काल के लोग चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे। अब इसके एविडेंसेस हमें कहां से प्राप्त हुए? इसके एविडेंसेस हमें भगवानपुरा, दधेरी, नागर और भी कई जगहों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे। इन लोग तांबे से परिचित थे। इसके बारे में पुष्ट करने के लिए हमारे पास दो प्रमुख साधन है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है और दूसरा हमारे पास लिटरेचर है। तो ऋग्वैदिक काल में जो लिखित ऋग्वेद है उसमें अयस के बारे में बताया गया है, और इतिहासकारों का ये मानना है कि अयस का संबंध किससे है? तांबे से है। ठीक है, उसी तरह से इस समय का जब खुदाई किया गया, इस समय से संबंधित स्थलों पर जब खुदाई किया गया तो अभी तक हमें लोहे का कोई भी प्रयोग का एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ है। अब वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। अब आर्य कौन थे? तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और ये किसको प्रदर्शित करते हैं? ये एक भाषाई तथा सांस्कृतिक समूह को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हिटलर का मानना था कि आर्य एक नस्लीय समूह है। इसके अलावा और भी जो कई इतिहास का जो हिटलर से प्रभावित थे उनका ही मानना था कि आर्य एक अलग नस्ल वाले लोग थे। लेकिन वर्तमान समय के इतिहासकार इस बारे में एक मत है कि जो आर्य है वास्तव में भाषाई तथा सांस्कृतिक समूह को प्रदर्शित करता है, जिसका मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। अब ऐसा माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। अब हम सबसे पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि हम आर्य को बाहरी क्यों मार रहे हैं और वो भारत के मूल निवासी क्यों नहीं हो सकते।
है ना। अब आर्य भारत के मूल निवासी क्यों नहीं सकते, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे बीबी लाल वगैरह का मानना है कि जो आर्य थे वो भारत के ही थे। उसी तरह से दयानंद सरस्वती का भी मानना है कि आर्य का जो मूल निवास स्थान है वो तिब्बत था, है ना। इसके अलावा अविनाश झा जैसे कुछ इतिहासकार वो मानते हैं कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, बल्कि कहाँ के थे, वो इंडिया के थे। उनकी जो ओरिजिन थी, उत्पत्ति थी, इंडिया में हुई, और इंडिया में होने के बाद उनका जो विस्तार है विश्व के अलग अलग हिस्सों में हुआ। लेकिन हमारे पास के विरोध में भी कुछ तर्क हैं। पहली बात तो ये कि अगर आर्य अगर भारतीय होते, अगर उनकी उत्पत्ति भारत में ही होती या भारत के मूल निवासी होते, तो सबसे पहले पूरे भारत का क्या करते उन लोग, आर्यीकरण करते। और जब यहाँ का आर्यीकरण कंप्लीट हो जाता तब क्या करते, वो विश्व के दूसरे हिस्सों में जाते। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। उसी प्रकार से दूसरा चीज़ हम यज्ञ का साक्ष्य के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे आर्य जो थे तो विश्व के कई हिस्सों में फैले हुए थे। वो मध्य एशिया से एक जो उनका ग्रुप था वो यूरोप की तरफ चला गया, और एक जो ग्रुप था एशिया माइनर होते हुए कहाँ पहुँच गया, भारत पहुँच गया। तो जो भारत में जो पहुँचने वाले आर्य हैं वही लोग यज्ञ का प्रयोग करते थे। और जबकि हम देखते हैं विश्व के दूसरे हिस्सों में जहाँ पर आर्य पहुँचे उनके जीवन में यज्ञ का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है ना। तो इन्होंने यज्ञ कहाँ से सीखा होगा, तो संभवतः इन्होंने यज्ञ जो है हड़प्पा सभ्यता वालों से या परवर्ती हड़प्पा संस्कृति वालों से सीखा होगा। क्योंकि हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखा था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग यज्ञ करते थे, है ना, मतलब यज्ञ की उपासना करते थे। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि भारत के जो आर्य हैं वही यज्ञ का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो ऋग्वेद है उसमें संस्कृत के अलावा द्रविड़ और मुंडा भाषा के शब्द प्राप्त होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब वो भारत में आए तो उनका जो सामना था वो द्रविड़ और मुंडा समुदाय के लोगों से हुआ होगा, और उनसे प्रभावित होकर इन्होंने इनकी भाषा का प्रयोग ऋग्वेद में भी किया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो आर्य थे वो भारत से बाहर से आए थे। अब भारत से बाहर से आए थे, इसके लिए क्या तर्क दे सकते हैं, तो इसके लिए हम दो प्रकार के तर्क दे सकते हैं। एक तो हम पुरातात्विक तर्क दे सकते हैं, पुरातात्विक आधार पर तर्क दे सकते हैं, और दूसरा जेनेटिक आधार पर भी हम तर्क दे सकते हैं। ठीक, तो पुरातात्विक आधार पर तर्क देने का सबसे बड़ा जो हमारे पास एविडेंस है वो है बोगज-कोई अभिलेख। अब ये बोगज-कोई अभिलेख कहाँ मिले हैं, तो बोगज-कोई अभिलेख वर्तमान समय के तुर्की में मिला है, मतलब एशिया माइनर में मिला है। और इस अभिलेख का टाइम पीरियड कब का है, इस अभिलेख का टाइम पीरियड ऐसा माना जा सकता है कि 1400 BC के आसपास का है। और इस अभिलेख में आर्यों के दो कबीलों के मध्य युद्ध होने के पश्चात संधि का जिक्र किया गया है, संधि का उल्लेख हुआ है, और उस संधि में इन देवताओं का वर्णन मिलता है, किनका, इंद्र का, मित्र का, वरुण का और नाशत्य का वर्णन मिलता है ना। और नाशत्य को ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद में वर्णित अश्विन करके जो गॉड हैं वही नाशत्य हैं। तो इनका वर्णन कैसे मिलता है, बोगज-कोई अभिलेख में मिलता है। और इन देवताओं का वर्णन कैसे मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो आर्य थे वो एशिया माइनर होते हुए कहाँ आए होंगे, भारत आए होंगे। ये तो ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो गया, साक्ष्य हो गया। फिर दूसरा जो साक्ष्य है वर्तमान समय में, जो साक्ष्य जिसका हम यूज करके बोल सकते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। तो जो मध्य एशिया से आए थे वो लोग कॉन्सेप्ट देने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है, मैक्स मुलर को जाता है। और वर्तमान समय में मध्य एशिया वाला कॉन्सेप्ट को ही सही माना जाता है। और ये माना जाता है कि जो आर्य जो थे वो मध्य एशिया से एशिया माइनर, फिर इराक, ईरान, अफगानिस्तान होते हुए कहाँ पहुँचे थे, भारत पहुँचे थे। तो वर्तमान समय में इसकी पुष्टि के लिए एक जेनेटिक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे इंसान जिसमें ए DNA थे, है ना, वो मध्य एशिया में निवास करते थे। और मध्य एशिया से 2100 BC के आसपास उनका वहाँ से माइग्रेशन हुआ, और भारत में कब पहुँचे, वो 1500 BC के आसपास पहुँचे। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि जो आर्य जो थे वास्तव में भारत के मूल निवासी नहीं थे, अपितु कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, है ना। और ये मानना किसका है, मैक्स मुलर का मानना है। सबसे पहले वही एक इतिहासकार थे जिन्होंने इस बात को माना था या तर्कों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया था कि जो आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है, क्या आर्य भारत में एक साथ आए या अलग अलग काल में अलग अलग टोलियों में आए। ठीक, तो इसके लिए हम फिर से बोगज-कोई को अभिलेख को देखते हैं।
तो जो बोगज कोई अभिलेख है, इस अभिलेख में देखिए कौन कौन से भगवान का वर्णन किया गया है। गॉड का वर्णन किया गया है, इंद्र का वर्णन किया गया है, मित्र का वर्णन मिलता है, वरुण का वर्णन मिलता है, नाशत्य का वर्णन मिलता है, लेकिन इसमें कहीं भी अग्नि का वर्णन नहीं मिलता। ठीक। और ऋग्वेद से ही पता चलता है कि जो भरत कबीले थे उसके लिए अग्नि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती थी, उसके लिए एक महत्वपूर्ण देवता था। इसका मतलब ये कि जब इन गॉडों को जो मानने वाले जो आर्य कबीले थे, जब वो भारत आ रहे थे तो उस समय भरत कबीले भारत नहीं आए थे, मतलब भरत कबीले भारत में बाद में आए होंगे, है ना। उसी तरह से ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र ने बाद में, मतलब बाद में भारत में यदु और तुर्वस नाम के कबीलों को भी क्या किए थे, लेकर आए थे भारत में। कौन लेके आए थे? इंद्र। इस बात की पुष्टि कहाँ से होती है? ऋग्वेद से ही होती है ना। एक चीज़ और समझ लेते हैं कि भारत में आर्यों के 5 कबीले थे, उसका नाम क्या क्या था? भरत, अनु, यदु, तुर्वस और ध्रुव। ठीक। तो मैंने पहले ही बताया बोगज कोई अभिलेख का उल्लेख करके कि भरत कबीले संभवतः बाद में आए होंगे, तभी तो जब बोगज कोई अभिलेख हम में पढ़ते हैं तो उसमें हमें कहीं भी अग्नि का एविडेंस या अग्नि का वर्णन नहीं मिलता है। और अग्नि किसके लिए महत्वपूर्ण देवता है? भरत कबीले के लिए। इसका मतलब ये है कि भरत कबीले भारत में बाद में आए। फिर मैंने बताया था कि इंद्र, मतलब ऋग्वेद के माध्यम से ने बताया था कि वहाँ पर एक जगह वर्णन है कि इंद्र बाद में भारत में किसको लेके आता है? यदु और तुर्वस को लेके आते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न समय में आर्य भारत में पहुँचे होंगे, ना कि एक साथ पहुँचे होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।